भारतीय अर्थव्यवस्था अतीत, वर्तमान और भविष्य। अध्याय 1 आर्थिक विकास। भारत की आर्थिक प्रगति आर्थिक क्षेत्र की अनुकूलनशीलता, सुधार और विकास को दर्शाती है। पिछले दशक के नीतिगत हस्तक्षेपों ने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के साथ साथ वित्तीय समावेशन को गहरा करने और व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद की है। वर्तमान परिदृश्य में राजकोषीय अनुशासन और मुद्रास्फीति नियंत्रण में सुधार हुआ है। वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक विकास के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान था। वित्त वर्ष 25 में भी इसी तरह के विकास की उम्मीद है, जो घरेलू मांग, पूंजीगत व्यय और डिजिटल परिवर्तन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.4%, पहला अग्रिम अनुमान अनुमानित है, जिसे कृषि में सुधार, मजबूत सेवा क्षेत्र और निजी खपत द्वारा समर्थित किया गया है। अर्थशास्त्र इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि समाज किस प्रकार दुर्लभ संसाधनों का उपयोग मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन करने और उन्हें विभिन्न लोगों के बीच वितरित करने के लिए करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र यह व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों और बाजारों के व्यवहार का अध्ययन करता है। पहला बिंदु व्यक्तिगत बाजार। दूसरा बिंदु वस्तुओं की कीमत पर प्रभाव। तीसरा बिंदु व्यक्तिगत श्रम बाजार। चौथा बिंदु व्यक्तिगत उपभोक्ता व्यवहार। पांचवा बिंदु वस्तुओं की आपूर्ति। समष्टि अर्थशास्त्र यह समग्र रूप से अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। पहला बिंदु पूरी अर्थव्यवस्था, जीडीपी। दूसरा बिंदु मुद्रास्फीति, सामान्य मूल्य स्तर। तीसरा बिंदु रोजगार या बेरोजगारी। चौथा बिंदु समग्र मांग, एडी। पांचवा बिंदु अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता। विभिन्न आर्थिक प्रणालियां। पहली प्रणाली आदिम। इसमें व्यक्ति फसलों को उगाने, शिकार करने आदि से अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन करते थे। दूसरी प्रणाली सामंतवाद। इसमें उन भूस्वामियों, लॉर्ड्स द्वारा परिभाषित जिनके पास भूमि होती थी और वे उत्पादन के लिए इसे किसानों को पट्टे पर देते थे। तीसरी प्रणाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। निर्मित उत्पादों को लोगों के बीच क्रय शक्ति के आधार पर वितरित किया जाता है। चौथी प्रणाली समाजवादी अर्थव्यवस्था। सरकार निर्धारित करती है कि किन उत्पादों का निर्माण किया जाना है। पांचवी प्रणाली मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें निर्देशित अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं होती हैं, जिसे दोहरी आर्थिक प्रणाली कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास क्रम 1950 से 2014 तक। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्ष 1950 का दशक। पृष्ठभूमि वैश्विक आय में भारत की हिस्सेदारी 1700 ईस्वी में 22.6% से घटकर 1952 ईस्वी में 3.8% रह गई। इसके उत्तर में सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों एसओई के साथ तेजी से औद्योगिकरण के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास किया। रणनीति एवं समृद्धि। इस रणनीति का उद्देश्य भारत को समृद्धि और आधुनिकीकरण के पथ पर स्थापित करना था, जिसके तहत 1952-60 के लिए दशकीय औसत विकास दर 3.9% थी। अशांति और चुनौतियां। 1960 का दशक। चुनौतियां। इस दशक में 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965-66 के भारत पाकिस्तान युद्ध, 1965 में पड़े भयंकर सूखे के साथ साथ उच्च कराधान और व्यापक आर्थिक नियंत्रण का प्रभाव देखा गया। आर्थिक प्रभाव। इन चुनौतियों ने मंदी में योगदान दिया। भारत ने 4.1% की दशकीय विकास दर दर्ज की। चित्र विवरण। इस चित्र में दर्शाया गया है कि व्यक्ति, व्यवसाय और सरकारें किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग के लिए संसाधनों की कमी के दौरान संसाधनों के आवंटन के लिए विकल्प का निर्णय लेती हैं, जिससे किसी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन होता है। अस्थिरता का दशक 1900 का दशक। आर्थिक चुनौतियां। 1970 के दशक में रुपए का 57% अवमूल्यन, राजनीतिक अस्थिरता और 1975 में तेल को लेकर बढ़ी समस्या के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच आपातकाल लागू किया गया। वृद्धि दर में गिरावट। इस अवधि में दशकीय औसत वृद्धि दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जो 2.9% थी। सुधारात्मक पहले। 1980 का दशक शुरू की गई पहले घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से सुधार शुरू किए गए, जिनमें मूल्य नियंत्रण और उद्योग विनियमन को हटाना इत्यादि शामिल है। सकारात्मक परिणाम। व्यापक सरकारी खर्च के साथ मामूली उदारीकरण के परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 5.7% तक पहुंच गई। आर्थिक सुधार और चुनौतियां। 1990 का दशक। संकट प्रतिक्रिया। 1991 के भुगतान संतुलन बीओपी संकट ने विनियमन और व्यापार उदारीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण सुधारों को प्रेरित किया। वृद्धि दर और बाधाएं। सुधारों के बावजूद वृद्धि की गति बाह्य और आंतरिक कारकों से प्रभावित हुई।
वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर औसतन 5.8% प्रति वर्ष रही। सतत विकास और वैश्विक संकट, 2000 का दशक, सकारात्मक प्रवृत्ति। 2000 के दशक के प्रारंभ में घरेलू आर्थिक गतिविधि में निरंतर गति, बेहतर कॉर्पोरेट प्रदर्शन और अनुकूल निवेश वातावरण देखा गया। वैश्विक प्रभाव। हालांकि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने कमजोरियों को उजागर किया, जिससे दोषपूर्ण ऋण का संचय हुआ और 2018 में ये 11.2% के दर पर पहुंच गया। संकट के बाद के युग की चुनौतियां। 2009-2014 नीतिगत प्रतिक्रिया। विकास को बनाए रखने के लिए सरकार ने उच्च राजकोषीय घाटा और मौद्रिक नीति को लंबे समय तक कमजोर बनाए रखा। मुद्रास्फीति और घाटा। भारत ने 2009-2014 के दौरान उच्च राजकोषीय घाटे, वित्त वर्ष 2013 में 4.9% और चालू खाता घाटा, वित्त वर्ष 2013 में 4.8% के साथ वार्षिक दोहे अंकों की मुद्रास्फीति दर का अनुभव किया। मुद्रा अवमूल्यन। 2009 और 2014 के मध्य भारतीय रुपये में प्रतिवर्ष 5.9% की गिरावट दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया। अर्थात स्वतंत्रता के बाद से भारत के आर्थिक विकास का क्रम चुनौतियों और सुधारों से निर्मित प्रगति की यात्रा रही है। 2014 तक के विकास अनुभवों से सीख, खुली अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण। 1991 के भुगतान संतुलन संकट के कारण 1990 के दशक में भारत एक बंद, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था से एक खुली और बाजार उन्मुख प्रणाली के रूप में परिवर्तित हो गया। एलपीजी मॉडल, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के अंतर्गत सुधारों ने आयात प्रतिस्थापन और कठोर निवेश नियंत्रण की पुरानी नीतियों को प्रतिस्थापित कर दिया। सार्वजनिक से निजी निवेश की ओर बदलाव। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्रारंभ में स्वतंत्रता के बाद की विकास रणनीति निवेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की बचत पर निर्भर थी। संक्रमण काल। 1970 के दशक तक सार्वजनिक क्षेत्र की बचत घाटे में बदल गई, जिसके परिणामस्वरूप निवेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र से उधारी की ओर रुख किया गया। निजी क्षेत्र का उदय। भारत का निजी क्षेत्र 1990 और 2000 के दशक के दौरान विकास और रोजगार सृजन के प्रमुख इंजन के रूप में उभरा। विकास के चालक के रूप में प्रौद्योगिकी। भारत ने पहले के दशकों में रणनीतिक तकनीकी क्षेत्रों, अंतरिक्ष, परमाणु रक्षा में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया। 1980 के दशक के बाद से इसने आधुनिक तकनीकों को अपनाना शुरू किया, जिससे आईटी और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों का विकास हुआ। 2014 में भी चुनौतियां जिसकी तस बनी रहीं। आर्थिक मंदी। भारत ने लगातार 2 वर्षों अर्थात 2012-13 और 2013-14 में 5% से कम की जीडीपी वृद्धि का अनुभव किया। मुद्रास्फीति संबंधी दबाव। 2013-14 तक समाप्त 5 वर्षों में खाद्य वस्तुओं में थोक मुद्रास्फीति औसतन 12.2% वार्षिक रही। संरचनात्मक बाधाएं। कमजोर विनिर्माण, कम कृषि उत्पादकता, बड़ा अनौपचारिक क्षेत्र और सब्सिडी की अकुशलता। 2014-2024 परिवर्तनकारी विकास का दशक। आर्थिक अनुकूलनशीलता और विकास। मजबूत विकास पथ। परिवर्तनकारी सुधारों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। महामारी के बाद की रिकवरी। चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था में प्रभावशाली ढंग से सुधार हुआ। वित्त वर्ष 25 में अनुमानित वृद्धि दर 6.4% है, जबकि विगत वर्षों में 7.3%, वित्त वर्ष 24 7.2%, वित्त वर्ष 24 और 9.1%, वित्त वर्ष 23 और 9.1%, वित्त वर्ष 22 की वृद्धि दर्ज की गई थी। रोजगार सृजन। शहरी बेरोजगारी दर अक्टूबर-दिसंबर 2023 के दौरान 6.5% से घटकर अक्टूबर-दिसंबर 2024 के दौरान 6.4% होने का अनुमान था। पीएलएफएस 2024। बुनियादी ढांचा और शिक्षा क्षेत्र में विकास। बुनियादी ढांचे का विस्तार। अत्यंत तीव्र गति से हुए बुनियादी ढांचे के विकास में हवाई अड्डों की संख्या को बढ़ाकर दोगुना करना तथा सड़क एवं रेल नेटवर्क के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार शामिल है। उच्च शिक्षा में वृद्धि। विश्वविद्यालयों की संख्या वर्ष 2014 में 723 से बढ़कर 2023 में 1113 हो गई, जिसमें कुल नामांकन 3.4 करोड़ से बढ़कर 4.1 करोड़ छात्रों तक पहुंच गया है। शिक्षा में लैंगिक समानता। उच्च शिक्षा में लड़कियों के लिए सकल नामांकन अनुपात जीआर वित्त वर्ष 2010 में 12.7% और 2020 में 27.9% से बढ़कर 2022 में 28.5% हो गया, जो लड़कों की अपेक्षा अधिक है। AISHE 2021-22 अर्थव्यवस्था के उत्थान में सरकार की भूमिका। महामारी के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया। सरकार की व्यापक राजकोषीय, मौद्रिक और स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं ने वित्त वर्ष 2021 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 5.8% संकुचन के बावजूद भारत के आर्थिक सुधार को समर्थन दिया। कच्चे तेल का प्रबंधन। सही मूल्य पर कच्चे तेल की खरीद के प्रभावी प्रबंधन से 18 महीने से अधिक समय तक खुदरा मूल्य वृद्धि को रोका गया। राज्यों को राजकोषीय सहायता।
सरकार ने ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से राज्यों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास और पूंजीगत व्यय में सुधार हुआ। देश की मजबूत वृद्धि दर, रणनीतिक सुधारों और सामाजिक कल्याणकारी पहलों के साथ मिलकर एक उज्ज्वल आर्थिक भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही है। पिछले दशक में भारत की वृद्धि के चालक वर्ग तथा प्रमुख सुधार और प्रभाव। पहला वर्ग, दोहरे तुलनपत्र का सुधार, ट्विन बैलेंस शीट रिफॉर्म्स। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है पुनर्पूंजीकरण और पीएसबी का विलय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिरता और दक्षता में सुधार। दूसरा बिंदु है SARFAESI अधिनियम 2002 और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर RBI की रिपोर्ट दिसंबर 2024 के अनुसार IBC प्रमुख वसूली मार्ग के रूप में उभरा है, जो बैंकों द्वारा की गई सभी वसूलियों का 48% है। इसके बाद SARFAESI अधिनियम 32% वित्त वर्ष 2023-24 में है। दूसरा वर्ग, विनियामक सरलीकरण। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है RERA 2016, रियल एस्टेट में पारदर्शिता बढ़ी, 1 लाख से अधिक परियोजनाओं और 72,012 एजेंटों को पंजीकृत किया गया। दूसरा बिंदु है एकीकृत GST सरलीकृत कर। वित्तीय वर्ष 2024-25 FY25 के लिए संचयी GST संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तीसरा वर्ग, जीवन जीने और व्यापार करने में सुगमताओं। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है कर सुधार, कॉर्पोरेट आयकर कम किया गया, DDT को हटा दिया गया, सोवरेन पेंशन फंड के लिए कर छूट दी गई। दूसरा बिंदु है गैर अपराधीकरण, 1400 मामले सुलझाए गए, 25,000 अनुपालन समाप्त किए गए, 1400 पुराने कानून निरस्त किए गए। चौथा वर्ग, सार्वजनिक निजी क्षेत्र की सहभागिता। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति, सरकार की न्यूनतम भूमिका। दूसरा बिंदु है मेक इन इंडिया एवं PLI, विनिर्माण, निर्यात एवं निवेश को बढ़ावा। तीसरा बिंदु है सामरिक क्षेत्र में अवसर, रक्षा, खनन, अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र का प्रवेश। पांचवा वर्ग, MSME सहायता। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है ECLGS MSME के लिए आपातकालीन ऋण। दूसरा बिंदु है संशोधित MSME परिभाषा और TRDS वित्त तक आसान पहुंच और विलंबित भुगतान की समस्या का समाधान। छठा वर्ग, स्टार्टअप इकोसिस्टम। इसके अंतर्गत बिंदु है मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 452 2016 से बढ़कर 1,59,157 जनवरी 2025 तक हो गई, जिससे नवाचार और रोजगार में वृद्धि हुई। सातवां वर्ग, अवसंरचना एवं रसद। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है भारतमाला, सागरमाला, उड़ान, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022, उन्नत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी। दूसरा बिंदु है पूंजीगत व्यय। बजट 2024-25 में पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ आवंटित किए गए, जो वित्त वर्ष 25 के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है। डिजिटल सुधार। पहला बिंदु, वित्त औपचारिक बाजारों तक पहुंच को सक्षम बनाया गया तथा कर आधार का विस्तार किया गया, जिससे हस्तांतरण लागत में कमी आई। समावेशी कल्याणकारी योजनाएं। पहला बिंदु, महिलाओं एवं गरीबों को सहायता, 9.11 करोड़ LPG कनेक्शन, 11.72 करोड़ शौचालय, 2.6 करोड़ पक्के मकान। दूसरा बिंदु, आयुष्मान भारत। अस्पतालों में संसाधनगत स्तर पर सुधार किया गया, जिससे वे तकरीबन 6.27 करोड़ लोगों को भर्ती करने में सक्षम हो सके। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां। वैश्विक एकीकरण और प्रौद्योगिकी। पहला विषय, व्यापार विखंडन और आर्थिक कूटनीति। भू राजनीतिक तनावों, टैरिफ, शुल्क संबंधी व्यापार व्यवधानों, खंडित आपूर्ति श्रृंखलाओं और आर्थिक नीति उपकरणों के रणनीतिक उपयोग के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चित बनी हुई है। वे कारक भारत के निर्यात, निवेशक भावना और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा विषय, बाहरी क्षेत्र की अनिश्चितता। वित्तीय वर्ष 2024-25 FY25 में भारत का निर्यात 825.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और वित्तीय वर्ष 2025-26 FY26 में भी ये गति जारी रही। हालांकि अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान वस्तु निर्यात में केवल 2.4% की वृद्धि हुई, जबकि सेवा निर्यात में 6.5% की वृद्धि हुई, जो यह दर्शाता है कि वस्तुओं के निर्यात की तुलना में सेवाएं अधिक लचीली बनी हुई हैं। तीसरा विषय, अवसर और जोखिम के रूप में AI। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार AI को अपनाना अब केवल अटकलों से आगे बढ़ चुका है। वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर सर्वेक्षण में शामिल 88% संगठनों ने कम से कम एक व्यावसायिक कार्य में AI का उपयोग किया है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि शुरुआती साक्ष्यों ने तत्काल बड़े पैमाने पर रोजगार विस्थापन की चरम भविष्यवाणियों को कम कर दिया है। फिर भी भारत जैसी श्रम प्रचुर अर्थव्यवस्थाओं के लिए सावधानी आवश्यक बनी हुई है। समष्टि आर्थिक चिंताएं। पहला विषय, विकास मजबूत बना हुआ है लेकिन बाहरी रूप से प्रभावित है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 FY26 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.4% अनुमानित है, जो मुख्य रूप से घरेलू मांग से प्रेरित है। हालांकि समीक्षा चेतावनी देती है कि व्यापारिक भागीदारों की धीमी विकास दर, टैरिफ प्रेरित व्यापार व्यवधान और पूंजी प्रवाह की अस्थिरता निर्यात और निवेशक भावना को प्रभावित कर सकती है। दूसरा विषय निजी उपभोग और निवेश मुख्य स्तंभ हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 FY26 में जीडीपी में निजी अंतिम उपभोग व्यय PFCE की हिस्सेदारी बढ़कर 61.5% हो गई, जो वित्तीय वर्ष 2011-12 FY12 के बाद सबसे अधिक है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण GFCF जीडीपी का 30.0% अनुमानित है, जिसमें निवेश गतिविधियों को सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और निजी निवेश के इरादों में आय सुधार से समर्थन मिला है। तीसरा विषय मुद्रास्फीति, महंगाई में कमी। खुदरा मुद्रास्फीति वित्तीय वर्ष 2024-25 FY25 के 4.6% से घटकर अप्रैल-दिसंबर वित्तीय वर्ष 2025-26 FY26 के दौरान 1.7% हो गई, जिसने क्रय शक्ति और उपभोग को समर्थन दिया है। हालांकि बेस मेटल, आधार धातुओं की कीमतों, सोने चांदी की कीमतों और मुद्रा के अवमूल्यन के कारण आयातित मुद्रास्फीति से जोखिम बने हुए हैं। चौथा विषय पूंजी प्रवाह में अस्थिरता। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भिन्न नीतिगत दर प्रक्षेप पथ पूंजी प्रवाह को प्रभावित करना जारी रखे हुए हैं। इसलिए समकालिक मौद्रिक कड़ाई वाले पुराने बिंदु को अब भिन्न मौद्रिक नीति और पूंजी प्रवाह की अस्थिरता से बदला जाना चाहिए। राष्ट्रीय आय और असमानता पहला विषय एक संरचनात्मक बाधा के रूप में प्रति व्यक्ति आय। उन्नत और कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी कम बनी हुई है। विश्व बैंक वर्ष 2024 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2497.2 अमेरिकी डॉलर रखता है, जबकि IMF के अप्रैल 2026 के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2026 में वर्तमान मूल्य पर भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग 2812 अमेरिकी डॉलर है। दूसरा विषय असमानता उच्च बनी हुई है। ऑक्सफैम का पुराना आंकड़ा, जिसमें शीर्ष 1% के पास 40% से अधिक संपत्ति और निचले 50% के पास लगभग 3% संपत्ति होने की बात कही गई थी, वर्ष 2021 के डेटा पर आधारित है और इसे नवीनतम आंकड़े के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। एक बेहतर अद्यतन सूत्रीकरण ये है, भारत में संपत्ति का उच्च संकेंद्रण बना हुआ है, जिसमें हालिया वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट के आधारित अनुमानों के अनुसार शीर्ष 1% की संपत्ति में हिस्सेदारी लगभग 40% है, जबकि निचले 50% के पास केवल 6-6.5% के आसपास हिस्सेदारी है। संरचनात्मक चुनौतियां पहला विषय कृषि का रोजगार उत्पादन असंतुलन। वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही Q2 FY26 में कुल रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी 42.4% थी, जबकि राष्ट्रीय उत्पादन में इसका योगदान इसके रोजगार हिस्से की तुलना में बहुत कम है। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी, कम श्रम उत्पादकता और धीमी संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। दूसरा विषय रोजगार की गुणवत्ता चिंता का विषय है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही H1 FY26 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के आंकड़े वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS के तहत बेरोजगारी दर में गिरावट दिखाते हैं, लेकिन रोजगार संरचना में अभी भी कृषि, स्वरोजगार और अनौपचारिक कार्य का दबदबा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही Q2 FY26 में कुल रोजगार में स्वरोजगार की हिस्सेदारी 55.8% और आकस्मिक श्रम की हिस्सेदारी 18.9% थी। तीसरा विषय बेरोजगारी के आंकड़ों का अद्यतनीकरण। पुराना डेटा, जिसके अनुसार वर्ष 2024 में बेरोजगारी 5.0% से गिरकर 4.9% हो गई थी, उसे बदला जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 FY26 के CWS आंकड़ों में बेरोजगारी वित्तीय वर्ष 26 की पहली तिमाही के 5.4% से बदलकर दूसरी तिमाही में 5.2% हो गई, जिसमें मासिक मूल्य घटकर नवंबर 2025 में 4.7% और दिसंबर 2025 में 4.8% हो गए। चौथा विषय अनौपचारिक क्षेत्र की चुनौती। ई-श्रम पोर्टल पर जनवरी 2026 तक 31 करोड़ से अधिक असंगठनों का पंजीकरण हो चुका, जो कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को औपचारिक रूप देने में प्रगति और भारत के अनौपचारिक कार्यबल के बड़े पैमाने दोनों को दर्शाता है। पांचवा विषय पूंजी निर्माण में सुधार हो रहा है, ये समान रूप से कमजोर नहीं है। अवधारणा कम पूंजी निर्माण विकास को बाधित कर रहा है, में सुधार की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 FY26 में GFCF ऑफ GFCF जीडीपी के 30% के आसपास रहा और वित्तीय वर्ष 26 की पहली छमाही में GFCF की वृद्धि दर 7.6% थी, जो महामारी से पहले के औसत से अधिक है।
अब चुनौती निजी निवेश को बनाए रखने, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार करने और उत्पादकता बढ़ाने वाले निवेश को आकर्षित करने के बारे में अधिक है। वैश्विक मंदी और भारतीय अर्थव्यवस्था। आर्थिक मंदी। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की विकास दर में सामान्य गिरावट को आर्थिक मंदी कहा जाता है। इसे विकास मंदी के रूप में भी जाना जाता है, जहां अर्थव्यवस्था का विकास तो होता है लेकिन धीमी गति से। वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच भारत का विकास। विश्व आर्थिक मंच WEF चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक 2025 के अनुसार व्यापार विखंडन, संरक्षणवाद, भू राजनीतिक तनाव और नीतिगत अनिश्चितता के कारण वैश्विक विकास कमजोर बना हुआ है। हालांकि भारत सहित दक्षिण एशिया अपेक्षाकृत लचीला बना हुआ है। भारत का आर्थिक लचीलापन। जीडीपी विकास अनुमान। पहला बिंदु, आर्थिक समीक्षा 2025-26। उपभोग और निवेश से संचालित वित्तीय वर्ष 2025-26 FY26 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.4% अनुमानित है। दूसरा बिंदु, वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद वित्तीय वर्ष 2026-27 FY27 के लिए विकास दर 6.8-7.2% अनुमानित है। विनिर्माण क्षेत्र। पहला बिंदु, विनिर्माण क्षेत्र में सुधार हुआ है, जिसमें विनिर्माण सकल मूल्यवर्धन मैन्युफैक्चरिंग GVA वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही ऑन Q1 FY26 में 7.7% और दूसरी तिमाही ऑन Q2 FY26 में 9.1% की दर से बढ़ा है। दूसरा बिंदु, इस विकास को इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, रसायन और PLI लिंक्ड क्षेत्रों से समर्थन मिला है। निर्यात प्रदर्शन। पहला बिंदु, वित्तीय वर्ष 2024-25 FY25 में वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात 825.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। दूसरा बिंदु, अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान वस्तु निर्यात में 2.4% की वृद्धि हुई, जबकि सेवा निर्यात में 6.5% की वृद्धि हुई, जो सेवा संचालित लचीलेपन को दर्शाता है। अवसंरचना निवेश। पहला बिंदु, बजट 2025-26 ने पूंजीगत व्यय के लिए 11.21 लाख करोड़ आवंटित किए, जो जीडीपी के 3.1% के बराबर है। दूसरा बिंदु, फोकस क्षेत्रों में सड़कें, रेलवे, शहरी अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल अवसंरचना शामिल हैं। भारत पर वैश्विक मंदी का प्रभाव। पहला बिंदु, निर्यात। कमजोर वैश्विक मांग वस्त्र, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और ऑटोमोबाइल को प्रभावित कर सकती है। सेवा निर्यात एक सुरक्षा कवच बना हुआ है। दूसरा बिंदु, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI अंतर्वाह। वैश्विक सतर्कता के बावजूद निवेशक विश्वास को दर्शाते हुए भारत को वित्तीय वर्ष 2024-25 FY25 में 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 FY24 से 14% अधिक है। तीसरा बिंदु, मुद्रा अस्थिरता। वैश्विक जोखिम से बचाव और कच्चे तेल की कीमतें रुपए पर दबाव डाल सकती हैं, जिससे कच्चे तेल, उर्वरकों और इलेक्ट्रॉनिक्स की आयात लागत बढ़ सकती है। चौथा बिंदु, आपूर्ति श्रृंखलाएं। चीन की मंदी और भू राजनीतिक तनाव के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रसायन और महत्वपूर्ण खनिजों में व्यवधान जारी है। पांचवा बिंदु, उपभोक्ता मांग। घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है। कम मुद्रास्फीति, महंगाई और ग्रामीण मांग की मदद से वित्तीय वर्ष 2025-26 FY26 में निजी अंतिम उपभोग व्यय PFCE बढ़कर जीडीपी का 61.5% हो गया। सरकार की प्रतिक्रिया। संरचनात्मक सुधार, डिजिटलीकरण, वस्तु एवं सेवा कर, GST सुसंगतीकरण, श्रम संहिता और व्यापार सुगमता सुधार अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण का समर्थन करते हैं। अवसंरचनात्मक प्रोत्साहन। वित्तीय वर्ष 2025-26 FY26 में 11.21 लाख करोड़ का सार्वजनिक पूंजीगत व्यय निर्माण, स्टील, सीमेंट, लॉजिस्टिक्स और रोजगार को सहायता प्रदान करता है। लक्षित क्षेत्रीय सहायता PLI योजनाएं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME ऋण सहायता, सेमीकंडक्टर मिशन और निर्यात प्रोत्साहन उपाय विनिर्माण को समर्थन देते हैं। बाहरी क्षेत्र की रणनीति। भारत व्यापार विविधीकरण, मुक्त व्यापार समझौते FTAs, सेवा निर्यात और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। निष्कर्ष, भारत को कमजोर वैश्विक मांग, व्यापार विखंडन, पूंजी प्रवाह की अस्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधानों से जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मजबूत घरेलू उपभोग, सेवा निर्यात, बुनियादी ढांचे पर व्यय और बढ़ता निवेश भारत को वैश्विक मंदी के बीच लचीला बने रहने में मदद करते हैं। वी आकार का आर्थिक सुधार। UPSC 2021 वी आकार की रिकवरी। वी शेप्ड रिकवरी तीव्र आर्थिक गिरावट के बाद आर्थिक प्रदर्शन संकेतकों की त्वरित और निरंतर रिकवरी से होती है। वी आकार की रिकवरी का समर्थन करने वाले साक्ष्य। पहला बिंदु, जीडीपी वृद्धि। वित्त वर्ष 2020-21 में -6.6% के संकुचन के बाद वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी 9.1% की वृद्धि के साथ उच्च स्तर पर रही। इसके बाद वित्त वर्ष 2022-23 में 7.2%
और वित्त वर्ष 2023-24 में 7.6% की अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई, जो एक मजबूत वी आकार के प्रक्षेप वक्र को दर्शाती है। दूसरा बिंदु, उच्च आवृत्ति संकेतक, जीएसटी संग्रह, ई-वे बिल, बिजली की मांग और यूपीआई लेनदेन जैसे संकेतक 2021 से लगातार बढ़ रहे हैं। 2023 में जीएसटी राजस्व लगातार 1.6 लाख करोड़ माह को पार कर गया है। तीसरा बिंदु, कॉर्पोरेट निवेश और लाभदायकता। महामारी के बाद कॉर्पोरेट मुनाफे में वृद्धि हुई है, जिससे निजी निवेश को बढ़ावा मिला। पीएम गति शक्ति और पीएलआई योजनाओं जैसी पहलों ने बुनियादी ढांचे और विनिर्माण को बढ़ावा दिया। चौथा बिंदु, सेवा क्षेत्र में सुधार। आईटी, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय क्षेत्रों ने पुनरुद्धार का नेतृत्व किया। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में दबी हुई मांग के कारण तेजी से सुधार हुआ। पांचवा बिंदु, निर्यात और एफडीआई। वित्त वर्ष 2024 में निर्यात $770 बिलियन के स्तर तक पहुंच गया। रक्षा, बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र में उदारीकरण से स्थिर एफडीआई प्रवाह को समर्थन मिला। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि रिकवरी के आकार की रही है, क्योंकि औपचारिक क्षेत्र और उच्च आय वर्ग में तेजी से वृद्धि हुई है, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र, छोटे व्यवसाय और ग्रामीण मांग में कमी आई है, जिससे असमानता और बढ़ गई है। यद्यपि मैक्रो इकोनॉमिक संकेतक वी आकार की रिकवरी का संकेत देते हैं, किंतु विभिन्न क्षेत्रों में असमान वृद्धि के आकार की प्रवृत्ति का संकेत देती है। नीति निर्माताओं को व्यापक आधार पर रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए असमानताओं को दूर करना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग से है, जिससे व्यवसायों के संचालन और नागरिकों को मूल्य प्रदान करने के तरीके में परिवर्तन आता है। भारत में वर्तमान स्थिति। पहला बिंदु, डिजिटल अवसंरचना। 2024 तक 90 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। वैश्विक स्तर पर सबसे कम डेटा लागत 6.7 रुपये जीबी, 4G और 5G का व्यापक प्रसार। ग्रामीण ब्रॉडबैंड के लिए भारतनेट का विस्तार हुआ है। दूसरा बिंदु, डिजिटल गवर्नेंस। डिजिलॉकर, उमंग, माईगॉव और जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार मोबाइल जैसे प्लेटफॉर्म ने सेवा वितरण को परिवर्तित कर दिया है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डीबीटी ने लीकेज को खत्म करके 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत की है। तीसरा बिंदु, डिजिटल अर्थव्यवस्था और भुगतान। भारत रियल टाइम डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी है, जिसमें यूपीआई के माध्यम से किए गए लेनदेन तकरीबन 81 लाख करोड़ अप्रैल-जुलाई 2024 हैं। ई कॉमर्स, डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक इकोसिस्टम काफी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। चौथा बिंदु, स्टार्टअप और नवाचार। 1.4 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, हेल्थ टेक, एडटेक, एग्रीटेक और एआई आधारित सेवाओं में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। डिजिटलीकरण के क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियां, डिजिटल डिवाइड, शहरी ग्रामीण और अमीर गरीब आबादी के बीच पहुंच और डिजिटल साक्षरता का अंतर मौजूद है। कई आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में अभी भी कनेक्टिविटी की कमी है। साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं। डिजिटल सुरक्षा प्रोटोकॉल के कमजोर प्रवर्तन के कारण साइबर अपराध, डेटा उल्लंघन और पहचान की चोरी में वृद्धि हो रही है। डेटा गोपनीयता का मुद्दा। व्यापक स्तर पर डेटा संरक्षण कानून के अभाव से व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग होता है। डिजिटल साक्षरता। कई लोग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग, इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का आत्मविश्वास के साथ या सुरक्षित रूप से उपयोग करने में असमर्थ हैं। भाषा और कंटेंट संबंधी समस्या। अधिकांश विषय वस्तु अंग्रेजी या हिंदी में होती है, जिससे गैर हिंदी भाषियों तक इसकी पहुंच सीमित हो जाती है। बुनियादी ढांचे में कमी। कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त बिजली और इंटरनेट की सुविधा निर्बाध डिजिटल पहुंच में बाधा उत्पन्न करती है। सुधार के लिए सुझाव। डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना। भारतनेट रोलआउट में तेजी लाने और ग्रामीण भारत में सस्ती 5G सेवाएं सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। स्थानीय भाषाओं में डिजिटल कौशल सिखाने के लिए स्कूलों, पंचायतों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना। मजबूत साइबर रक्षा प्रणालियों में निवेश करने, जागरूकता अभियान चलाने और डिजिटल इंडिया अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने चाहिए। समावेशी प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करना। दिव्यांग और तकनीकी रूप से अनुभवहीन उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ बहुभाषी ऐप्स और सेवाएं विकसित की जानी चाहिए। एक मजबूत डेटा संरक्षण कानून बनाना। डेटा संग्रह, भंडारण और उपयोग के लिए स्पष्ट नियमों के साथ डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम को लागू करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित करना। बुनियादी ढांचे की कमियों को पाटने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ सहयोग किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण शब्दावली, नीतिगत हस्तक्षेप, राजकोषीय स्थिरता, जीडीपी वृद्धि अनुमान, राजकोषीय नीतियां, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, नियामक ढांचा, डिजिटलीकरण, समावेशी कल्याण नीतियां, वैश्विक एकीकरण, तकनीकी प्रगति, आर्थिक लचीलापन, संरचनात्मक चुनौतियां, आर्थिक मंदी, वैश्विक मंदी, सक्रिय नीति उपाय,
लचीला निर्यात प्रदर्शन, वी आकार की वसूली, आत्मनिर्भर भारत, मानव पूंजी विकास, दूसरी पीढ़ी के भूमि सुधार। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न और वर्ष। भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है? इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए और सुधार के लिए सुझाव दीजिए। वर्ष 2023। क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में वी आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। वर्ष 2021 ये एडवर्टाइजमेंट है, इसे छोड़ दें।